नमस्कार, हम हैं किशोर कलाकार। तो आज की इस वीडियो में हम यानी कि आपका थर्ड सेशन है। हमने उससे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में एक वीडियो बनाई थी। इंट्रोडक्शन हमने दिया था इस क्रैश कोर्स का। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने सेकंड वीडियो में टाइमलाइन को थोड़ा सा डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये मेंशन किया था कि किस तरह से पहले आपका जो है पैलियोलिथिक एज आती है, उसके बाद फिर किस तरह से आपका इंडस वैली आ जाता है, फिर उसके बाद वैदिक एज आ जाती है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि महाजनपद और देन आपका बुद्धिज्म और जैनिज्म दो नए रिलीजन हमको देखने को मिलते हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि किस तरह से मौर्यन डायनेस्टी आती है। तो अब इस वीडियो में हम मौर्यन टू कुषाण इसके बारे में पढ़ेंगे। ये जितने भी पीरियड है इनमें हमको आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से और हम कहें कि आर्ट हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से क्या क्या चीजें मिलती हैं इम्पॉर्टेंट वो हम थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा मैं यहाँ पर एक बात नहीं, एक्चुअली दो बातें मेंशन करना चाहती हूँ कि दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम कि मैं टीचिंग कर रही हूँ या फिर मैं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि इससे पहले मैं बस सजेस्ट करती थी स्टूडेंट्स को। जब भी मेरे पास इंक्वायरी आती थी या कोई भी मुझे कॉल करता था या जो भी मैसेज करता था, तो उससे पहले मैं सजेस्ट करती थी कि आप इसको पढ़ लो, ये इंपॉर्टेंट है, इस वाले पीरियड में ये है, इसको देख लो, इसको देख लो, ऐसे देख लो, ठीक है, बता भी देती थी। लेकिन अब जैसे कि हमने क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया है, तो अब यहाँ पर हम चीजों के बारे में जान रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, क्योंकि अभी यहाँ पर देखिए मेरा जो लेवल है वो मास्टर्स का है और अचानक से मैं शिफ्ट कर रही हूँ 12th क्लास के बच्चों पर। तो अभी जो मेरे को सोचना होगा, तो मैं एक 12th क्लास के बच्चे की तरह सोच रही हूँ कि अगर मैं 12th क्लास के एक बच्चे के जगह पर हूँ तो मैं इस चीज को कैसे समझूंगी। तो वो चीज अब मैं यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ आपको। बेसिक्स तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन बेसिक्स में बिल्कुल एकदम नीचे से, बिल्कुल एकदम हमको उठना है, एकदम ग्राउंड लेवल से हम शुरुआत कर रहे हैं। तो उसमें क्या है कि अब जैसे कि मैं आपको चीजें बताती हूँ, तो हो सकता है कि मेरी एक्सप्लेनेशन में कुछ वर्ड्स इधर उधर हो जाए, या फिर हो सकता है कि आपको कुछ चीजें ऐसी लगे कि नहीं यार, दीदी ने या जो भी है मैं पढ़ा रही हूँ कि थोड़ा सा एडवांस लेवल का पढ़ा दिया तो मुझे समझ नहीं आया। तो अगर आपको जो हम बता रहे हैं उसमें अगर आपको कुछ भी समझ ना आए ना, देन प्लीज आस्क। और आई जेन्युइनली थिंक, मुझे पर्सनली ऐसे सच में लगता है कि आई नीड टू पॉलिश माई स्किल्स। क्योंकि ठीक है, नॉलेज है हमको, टाइमलाइन हमको पता है, सिलेबस हमको पता है, मतलब सिलेबस वही कि मतलब आर्ट हिस्ट्री में क्या है और मतलब आर्ट एंड कल्चर में क्या टॉपिक्स हैं, ये सब चीजें हमको पता है, कैसे कैसे कहाँ पर है ये भी सब पता है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू टीचिंग्स और जब हम एक्सप्लेन करते हैं किसी चीज को, तो आपका जो प्रेजेंटेशन है वो चीजें बहुत मायने रखता है। तो अगर आपको लगता है कि कोई लूप होल है या फिर आपको लगता है कि नहीं आया समझ, तो आप मुझे बताएं, हम दोबारा एक्सप्लेन करेंगे, एक वीडियो निकालेंगे, उसमें सारी चीजें हम आपकी डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा यहाँ पर अब मैं एक बात और ऐड करना चाहती हूँ। जैसे कि आपको सेकेंड वीडियो में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो हमारा फर्स्ट वीडियो था ना, हमारा फर्स्ट वीडियो गया था 50 मिनट्स का, लेकिन हमने वो एक साथ अपलोड नहीं किया। हमने एक 19 मिनट का सेशन रख दिया, तो ताकि बच्चों को और आपको स्टूडेंट्स को एक इंट्रोडक्शन मिल जाए। क्योंकि अगर एक साथ अपलोड कर देते तो हो सकता है कि चीजें बहुत एकदम जल्दी जल्दी चलती तो शायद आपको समझ नहीं आता। तो अब क्या हुआ है कि हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया, इंट्रोडक्शन हो गया, तो हमने आपको एक बेस प्रोवाइड करवा दिया कि हाँ ये ऐसे ऐसे कोर्स है, ऐसी ऐसी चीजें चलेंगी। तो आपको एक टाइम मिल गया कि हाँ ठीक है, आपने वीडियो देख लिया, फिर आपको थोड़ा सा एक टाइम मिल गया समझने के लिए, अच्छा आपको समझ आ गया। फिर हमने वही जो हमारी वीडियो थी उसको फिर वही हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और जो दूसरी वीडियो है फिर हमने वो सेकंड वीडियो उसके बाद फिर हमने अपलोड की है, ठीक है। उसके अलावा ये हो गया आपका थर्ड सेशन। हम कोशिश कर रहे थे कि आपकी सेकंड वीडियो में हम गुप्ता तक चले जाएं, लेकिन अब वही है, आपकी उसी एक ही वीडियो के दो पार्ट हो गए ऑलरेडी और अभी तीसरी वीडियो है। तो यानी कि अब चौथी जो वीडियो आएगी, हमारा चौथा जो सेशन होगा, उसमें हम गुप्ता लेंगे, राइट। तो यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन मत रखना, बहुत ही क्लियर कट मैंने आपको बता दिया है। और उसके अलावा मैंने
जितनी भी चीजें मेंशन की थी, मैंने आपको टाइमलाइन दी थी, तो मैंने एक पर्टिकुलर डेट भी वहां पे दी थी कि जैसे कि मौर्य आ रहा है तो उसकी एक पर्टिकुलर डेट मैंने मेंशन कर दी। अब इसको आप रटने मत लग जाना, इसको बस अब मैं इसको और भी क्लेरिफाई करूंगी इस वीडियो में। जो डेट्स है ना वो याद मत रखने लग जाना, लेकिन वो मैंने मेंशन इसलिए की थी ताकि आपको एक आइडिया रहे कि हाँ, थर्ड सेंचुरी में ये हुआ है, सेकंड सेंचुरी में ये हुआ है, या फिर जो इंडस वैली है उसका टाइम क्या है, बस आपको बताने के लिए, जस्ट टू क्लियर कि चीजें ना ऐसे ऐसे चल रही हैं, राइट। क्योंकि अगर आप टाइमलाइन के अकॉर्डिंग पढ़ोगे ना तो ऑटोमेटिकली ही याद रहेगा। वीडियो को 2 बार देख लोगे, 3 बार, ऑटोमेटिकली है ना याद हो जाता है कि हाँ यार अब समझ आ गया कि पहले मौर्य है, फिर उसके बाद आपके सारे कुषाण हो गया, ये सब आया है, उसके बाद फिर गुप्त आया है, तो ये दिमाग में एक फिट हो जाता है कि ऐसे ऐसे सीक्वेंस चल रहा है, राइट। उसके अलावा अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा रिकैप दूंगी आपको ताकि आपको और चीजें समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारी टाइमलाइन है। टाइमलाइन में सबसे पहले आपका आ गया पैलोलिथिक एज, फिर हम देखते हैं मेसोलिथिक एज देखते हैं, फिर उसके बाद न्यूलिथिक एज देखते हैं। इस तरह से हम सब चीजें देखते हैं। तो उसके अंदर फिर हमने भीमबेटका पढ़ा था। उसके बाद फिर आपका आ गया इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आ गया वैदिक एज। फिर उसके बाद वही मैंने बताया कि जनपद वगैरह आ गए। फिर 6th सेंचुरी में हमको देखने को मिलता है फ्लरिशमेंट ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। ये सारा आपको 6th सेंचुरी बीसी में देखने को मिलता है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि 3rd सेंचुरी बीसी में आपका मौर्य एम्पायर आ जाता है। तो मौर्यन आर्ट को हम यहाँ पर देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 2nd सेंचुरी बीसी। अब यहाँ पर ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और उसके अलावा मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितनी भी चीजें मैं आपको बता रही हूँ, प्लीज नोटबुक और पेन साथ में लेकर बैठो ताकि आप है ना नोट डाउन करते चलो, राइट। क्योंकि अभी जब हम वीडियो में सारी चीजें मेंशन करते हैं ना, फिर हमारी वीडियो को रेंडरिंग होने में बहुत टाइम लगता है। फिर उसके बाद वही वो बहुत ज्यादा टाइम ले लेती है, तो वो वीडियो वगैरह सब तैयार होता है लेकिन अपलोड नहीं कर पाते हम लोग, ठीक है। तो अब इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जितना भी पॉइंट्स वगैरह है ना, तो वो आप लिखते चलो और वीडियो को ना रोक लो बीच में, कि पॉज करते करते चलो। मतलब 15 मिनट की देख ली, 10 मिनट की देख ली, ऐसे पॉज करके करते ऐसे देखो। फिर है ना समझ ना आए तो एक बार दोबारा वीडियो देख लो, सो दैट। और उसके अलावा भी अगर कोई क्लैरिटी नहीं हो किसी भी चीज में आपको, या फिर कोई भी डाउट हो, तो प्लीज आस्क, ठीक है। अब हम आते हैं आपके मौर्य पे, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 3rd सेंचुरी बीसी में हम देखते हैं कि मौर्यन एम्पायर आ गया। उसके बाद 2nd सेंचुरी बीसी। 2nd सेंचुरी बीसी ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिस इज द टाइम जब हमको 2 डायनेस्टी मिल रही हैं, एक साथ 2 डायनेस्टी रूल कर रही हैं, जिसमें कि आपकी हो गई एक शुंग डायनेस्टी और उसके बाद फिर आ गए आपके सातवाहन, ठीक है। तो 2nd सेंचुरी बीसी। तो यानी कि शुंग डायनेस्टी जो है ये आपका जितना भी नॉर्दर्न इंडिया है यहाँ पर रूल कर रही है, और उसके साथ साथ जो दूसरी डायनेस्टी है वो है आपकी सातवाहन की, वो रूल कर रही है, राइट। फिर उसके बाद हम देखते हैं 1st सेंचुरी एडी, ठीक है। तो अब 1st सेंचुरी एडी में क्या होता है कि आपका आ जाता है कुषाण, ठीक है। कुषाण एम्पायर हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। अब हम यहीं तक पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। लेटर ऑन हम बाद में देखेंगे गुप्ता वगैरह है, गुप्ता के जितने भी आपके टेम्पल आर्किटेक्चर है, फिर आपके म्यूरल्स हैं अजंता के। गुप्ता में भी बहुत कुछ है, ये भी आप साइड रख दो। अब मैं आपको दोबारा बता रही हूँ कि जितने भी मैंने आप यहाँ पर नाम लिए हैं उस पर क्या क्या चीजें फेमस है, क्या क्या हमको पढ़ना है, क्या क्या पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगी, राइट। तो अब नंबर 1 मैंने यहाँ पर इस वीडियो में हम मौर्य टू कुषाण चलेंगे, राइट। तो अब बढ़ते हैं हम अपने मौर्यन एम्पायर की तरफ। तो मौर्यन एम्पायर में हम क्या देखते हैं, यानी कि 3rd सेंचुरी बीसी की मैं बात कर रही हूँ, प्लीज आप याद रखना और आप नोट डाउन करते चलो इस बात को। तो हम देखते हैं कि मौर्यन एम्पायर आ गया है। मौर्यन एम्पायर में फिर आपका आ जाता है चंद्रगुप्त आ जाता है, फिर आपका बिंदुसार आ जाता है, एंड देन आपका अशोक आ जाता है।
तो होता क्या है कि जो अशोक का जो टाइम है, जो भी होगी सारा हमारा आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से मैं बात करूँ या फिर आर्ट हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से मैं बात करूँ, तो ये जो अशोक है ना, अशोक ये जो रूलर है, इसका बहुत ज्यादा मेजर रोल है, इसका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है आर्ट में। तो हम देखते हैं कि होता क्या है कि अशोक अशोक आता है, और जितना भी आपको पता ही होगा कि कलिंग का जो उनका वॉर होता है, कलिंग का युद्ध होता है, उसमें बहुत ज्यादा हजारों लाखों लोग जो भी है मारे जाते हैं। तो फिर अशोक को बहुत ज्यादा रिग्रेट फील होता है कि यार चारों तरफ खून वून है, मैंने बहुत लोगों को मारा है, बहुत वॉर वॉर हो गया। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि ये बुद्धिज्म को अपना लेते हैं, और फिर बुद्धिज्म की जो टीचिंग्स हैं वो ये पूरे जितना भी इनका राज्य है, जितना भी इनका जो साम्राज्य, जो एम्पायर जो है, जो फैला हुआ है चारों तरफ, वहां पर ये बुद्धिज्म को जो है प्रमोट करते हैं, उसका प्रचार प्रसार करते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली है कि ठीक है, राजा जो है बुद्धिज्म अपना रहा है, यानी कि जो किंग है उस टाइम अशोक, वो बुद्धिज्म अपना रहा है, तो अब इसको प्रमोट कैसे करेगा? तो प्रमोट इन्होंने किया, जितने भी इनके रोग एडिक्ट्स हैं, और उसके अलावा हमको पिलर्स पे भी देखने को मिलते हैं इनके अभिलेख जो है, अभिलेख ये जो है बनवाते हैं, और चट्टानों पे हमको इनके अभिलेख देखे जाते हैं, और मतलब पिलर्स वगैरह होते हैं वहां पर इनके अभिलेख देखे जाते हैं। तो अभिलेख में क्या लिखवाते हैं, ये अपना धर्म का प्रचार प्रसार करवाते हैं कि जितने भी मॉरल वैल्यूज है, लोगों को किस तरह से रहना चाहिए, नॉन वायलेंस नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजें जो हैं लोगों तक पहुंचाते हैं, अपना संदेश पहुंचाते हैं, ऑर्डर्स अपने लिखवाते हैं कि इस तरह से चीजें होनी चाहिए, इस तरह से चीजें होनी चाहिए, जस्ट टू सिविलाइज देम कि आपको इस तरह से रहना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। तो प्रचार प्रसार करते हैं। बुद्ध की जो टीचिंग्स वगैरह होती हैं, वो सारी ये सब जो है वहां पर उसमें जो है लिखवाते हैं और उकेरते हैं, हम कह सकते हैं कि कार्व करवाते हैं इन सब चीजों पे। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि अब आपने काफी सुना होगा, ऑलरेडी आप पढ़ भी चुके होंगे कि पिलर्स बनवाए हैं इन्होंने, स्तूप बनवाए हैं इन्होंने। उसके अलावा हम देखते हैं कि और भी चीजें मिलती हैं हमको, केव्स के एविडेंसेस यहाँ पर मिलते हैं। अच्छा, केव्स की मैं बात करूं तो सबसे पहली, अभी जितना भी हमने भीमबेटका में पढ़ा था ना, ये सारी नेचुरल केव्स थी। ये मतलब जो ह्यूमन बीइंग है, जो मनुष्य है, उसने नहीं बनाई थी ये। ठीक है, ये एकदम प्राकृतिक केव्स थी। तो उसके बाद फिर हम देखते हैं कि अशोक का टाइम एक पहला ऐसा टाइम है कि मैन मेड केव्स हमको देखने को मिलती है, यानी कि मानव द्वारा निर्मित गुफाएं हमको अशोक के टाइम पे देखने को मिलती है। कहाँ पर है, कौन सी है, नाम क्या है, ये अभी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, आगे जाके बताएंगे, हम बात करेंगे थोड़ा सा। लेकिन पहले यहाँ पर समझिए, तो ये धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, बुद्धिज्म का फ्लरिशमेंट हम यहाँ पर देखते हैं कि बहुत बड़े लेवल पर हो रहा होता है, राइट। तो अब हम क्या देखते हैं कि आपके जितने भी पिलर्स वगैरह हैं ये, और जितने भी आपके रॉक एडिक्ट्स जो जितने भी हैं, ये जितने भी जो इनकी जो लोकेशन होती है, ये बिल्कुल एकदम जो इनका राज्य है, जितना भी एम्पायर है, वहां पर जो चौराहे हैं वहां पर ये इनको बनवाकर ऐसे खड़ा करवाते हैं, जैसे कि लोग वहां पे आते जाते सब, हर कोई उसको देख सके, उसको समझ सके, उसको पढ़ सके। ठीक है, सो दैट एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि अच्छा, हमारे जो किंग है वो ये बोल रहे हैं, तो वी हैव टू फॉलो, राइट। तो अब ताकि अब जितने भी अभिलेख वगैरह है, ताकि शांति का हर जगह वास हो सके, है ना, पीसफुली सब लोग रह सके, ये सारी चीजें हैं उसमें, राइट। तो अब जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और उसके पहले हम थोड़ा सा मैप के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि जो अशोक का एम्पायर है वो कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था। तो अब चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो आप जैसे कि यहाँ पे मैप में देख सकते हो कि जो एम्पायर है, जो एक्सपेंशन है मॉडर्न पीरियड का, या फिर हम बोलें कि मौर्यन डायनेस्टी का जो एक्सपेंशन है, वो एक बहुत बड़े लेवल पे हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से ये जो आप मैप देख रहे हो कि वेस्ट में पूरा अफगानिस्तान, एंड देन ईस्ट में बांग्लादेश, लगभग नॉर्दर्न सेंट्रल सब सारा इन्होंने जो है, कह सकते हैं कि हम इन्होंने की एंटायर इंडियन कॉन्टिनेंट इन्होंने कवर कर लिया है अपने एम्पायर में। और उसके अलावा हम देखते हैं कि बस केरला और तमिलनाडु के सिर्फ कुछ पार्ट्स को छोड़कर चारों तरफ मौर्यन डायनेस्टी है।
तो आप देख सकते हैं कि किस किस बड़े लेवल पे यहाँ पर इन लोगों ने जो है राज किया है, ठीक है। तो अब तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे पिलर को। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये पिलर, हम पढ़ेंगे सारनाथ पिलर, लायन पिलर जिसको बोलते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आप इमेज में देख सकते हैं कि ये जो पिलर है जो कि अभी सारनाथ में सिचुएटेड है, इसको हम लायन कैपिटल भी बोलते हैं। इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से जो अशोक के टाइम पे पिलर्स बनाए गए थे। अच्छा, यहाँ पर एक क्वालिटी है, एक खास बात है कि जितना भी हमको काम मिलता है ना, अगर हम पिलर्स की बात करें, इवन मैं अगर केव्स की बात करूं, उसके अलावा स्कल्पचर भी हम देखेंगे, यहाँ पर हमको मॉडर्न पॉलिश का इस्तेमाल देखने को मिलता है। तो कई बार क्वेश्चन आ भी जाता है कि कौन सी पॉलिश का इस्तेमाल किया गया, तो मॉडर्न पॉलिश का। तो अब इस पिलर के बारे में हम जानेंगे। तो हम देखते हैं कि इस पिलर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। नीचे वाला आप इतना जो पार्ट देख रहे हो इसको शाफ्ट बोलते हैं। उसके बाद आप देख सकते हो इसका जो कैपिटल है, वहां पर आप देख सकते हो कि एक इन्वर्टेड लोटस प्लेस किया गया है। उसके बाद आप एबिकस देख सकते हो। अच्छा, एबिकस में क्या है, यहाँ पर एबिकस में हमको 4 रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलती है, 4 एनिमल्स की रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलती है। हम रिलीफ भी बोल सकते हैं इसको। और उसके ही साथ साथ हमको 4 चक्र देखने को मिलते हैं। तो कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि जो सारनाथ जो लायन पिलर है, जो लायन कैपिटल है, जो सारनाथ के अंदर है, या फिर हम बोले कि सारनाथ में सिचुएटेड है, सारनाथ म्यूजियम के अंदर है ये, तो कई बार पूछ लेता है कि जो इसका एबिकस है उस पर कौन से 4 लाइंस का डिपिक्शन हमको देखने को मिलता है, राइट। तो आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर हमको बुल देखने को मिलता है, एलिफेंट देखने को मिलता है, लायन देखने को मिलता है, हॉर्स देखने को मिलता है। एबिकस के ऊपर हम देखते हैं कि यहाँ पर 4 लाइंस प्लेस किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि दे आर इन स्टैंडिंग पोजिशन और ईच फेसिंग इन दी 4 कार्डिनल डायरेक्शन, यानी कि 4 जो लाइन है एबिकस के ऊपर 4 लाइन प्लेस किए गए हैं, चारों दिशाओं में वो देख रहे हैं, स्टैंडिंग पोजीशन में है। उसके अलावा ये जो आप यहाँ पे लाइन कैपिटल देख रहे हो, ये सैंडस्टोन में बनाया गया है। कई बार पूछ लेता है कि ये कौन से स्टोन के इस्तेमाल से बनाया गया है। उसके अलावा यहाँ पे एक फन फैक्ट मैं ऐड करना चाहती हूँ कि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये जो लायन कैपिटल है नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया भी है। तो आप जब भी देखोगे ये जो कैपिटल है, इसके नीचे एक हमको सत्यमेव जयते, एक मैं बोलूं कि एक शब्द देखने को मिलता है, सत्यमेव जयते। नोट्स पे भी है, ये जितनी भी हमारी करेंसी वगैरह है इसमें भी हमको इसका डिपिक्शन देखने को मिलता है। तो ये जो सत्यमेव जयते है, ये आपका मुंडका उपनिषद से लिया गया है। ये जो लाइन है सत्यमेव जयते, वहां से लिया गया है। तो कई बार क्वेश्चन आ भी जाता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो इसका आंसर होगा मुंडका उपनिषद, राइट। तो अब हम इस कैपिटल में हमने ये देखा कि इसके 3 पार्ट्स है। सबसे नंबर 1 आपका शाफ्ट आ गया, उसके बाद फिर आपका कैपिटल आ गया, एंड देन उसके बाद आपका एबिकस आ गया। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि एबिकस के ऊपर ही 4 लाइन प्लेस कर रखे हैं इन लोग यहाँ पर। और इसके बाद चारों दिशा में देख रहे हैं, एकदम खड़ी हुई स्टैंडिंग पोजीशन में दिखाए हैं। उसके अलावा सैंडस्टोन में बना हुआ है। ये लोकेशन की मैं बात करूं तो हमको ये सारनाथ म्यूजियम में देखने को मिलता है, राइट। अब उसके अलावा और अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर स्तूप भी बनाए गए थे, ठीक है। तो अब स्तूप से आप क्या समझते हैं वो हम जानेंगे। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि स्तूप क्या होता है। तो बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हो, पिक्चर में आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे शो हो रहा होगा कि ये एक हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर है। हम ये भी बोल सकते हैं कि ये हम वैदिक टाइम से, जो स्तूप बनने की परंपरा है हमको वैदिक टाइम से ही मिलती है। लेकिन जो पॉपुलर स्तूप है वो यहाँ पर है, मौर्यन आर्ट में है, फिर मौर्यन एम्पायर में हम देखने को मिलता है, जो कि अशोक के टाइम पर बनवाया गया था। और कहा जाता है कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। मगर अगर हम एविडेंसेस के थ्रू देखें तो हमको ऐसे एविडेंस नहीं मिले हैं कि हाँ 84,000 स्तूप थे। लेकिन हाँ, ये हमको रिटर्न में मिला है कि इन्होंने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। तो अब होता क्या है, ये जो आपके बेरियल माउंट्स हैं,
जो स्तूप है यानी कि ये जब किसी की डेथ हो जाती थी, जो उसके रिलिक्स होते थे उसको ऐसे जो टीला है एक, उसके ऊपर एक टीला फॉर्म कर दिया जाता था, यानी जो रिलिक्स है उनको दफनाकर उसके ऊपर टीला बना दिया जाता था, राइट। बेरियल माउंट्स भी बोलते हैं इनको, बेरियल माउंट्स भी बोलते हैं इनको इंग्लिश में। तो अब क्या होता है, ये जो स्तूप है, तो हम अब बोल सकते हैं कि जब उनकी डेथ हो गई थी, उसके बाद फिर उनके जो भी रिलिक्स हैं उनके ऊपर ऐसे स्तूप की संरचना या फिर स्तूप बनाया गया था, उसी को हम स्तूप बोलते हैं। तो अब स्टार्टिंग कैसे होती है कि पहले कहते हैं कि जो स्तूप है ये आपका मड से बनाया गया था, एंड आफ्टर दैट जितनी भी आपकी ब्रिक्स हैं वो ऐड की गई थी। अब यहाँ पे स्तूप को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, इनके ना स्तूप के ना पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी में पार्ट्स होते हैं, है ना, हैंड्स होते हैं, लेग्स होते हैं, ऐसे, और सारे जितने पार्ट्स होते हैं सबका अलग अलग फंक्शन होता है, राइट। तो यहाँ पर हर चीज का मतलब है। अभी मैंने आपको लायन कैपिटल पढ़ाया था, तो उसमें भी आपको क्या लगता है कि ऐसे ही बस कोई भी एनिमल इन्होंने ऐड कर दिया, या फिर सिर्फ ये 4 एनिमल्स ही क्यों, कोई और क्यों नहीं? ये खैर हमारा टॉपिक से थोड़ा पीछे परे हो जाएंगी चीजें, बहुत अलग हो जाएंगी चीजें। खैर अभी वापस इस पर नहीं जाते हैं, वापस अपने स्तूप पर ही आते हैं। तो हम देखते हैं कि 3rd सेंचुरी में जो आपका अशोक है ये स्तूप का निर्माण करवाता है। तो हम देखते हैं कि स्तूप बनता है, और उसके अलावा हम इसको अब समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कि इसके चारों तरफ इन्होंने गेटवेज लगा रखे हैं, एंट्रेंस गेटवे हम जिसको बोलते हैं, उसको तोरण द्वार भी हम बोलते हैं, यानी कि जहां से आप एंट्री लोगे। अच्छा, एंट्री ले ली, ओके। तो अब इसके चारों तरफ आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे इन्होंने रेलिंग्स बनाई हुई है, रेलिंग्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये जो रेलिंग्स होती हैं इनको हम बोलते हैं वेदिका, ठीक है। आपने एंट्रेंस गेटवे देख लिए, उसके बाद आपने रेलिंग्स भी देख ली, ओके। उसके बाद अब बढ़ते हैं आप आगे। तो जब आप आगे जाते हैं तो आपको देखने को मिलेगा प्रदक्षिणा पथ। तो जैसे कि अब हिंदुइज्म में होता है कि हम मंदिरों में प्रदक्षिणा करते हैं, मंदिर में जो गर्भगृह होता है उसके चारों तरफ, ऐसी सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे फॉलो होता है। क्योंकि अब ये जो स्तूप है ये बुद्ध से रिलेटेड है, बुद्ध के रिलिक्स हमको देखने को मिलते हैं कि इसके नीचे हैं और इसके ऊपर बनाया गया है स्तूप। तो ये बहुत ही पवित्र माना जाएगा। तो जितने भी बुद्धिज्म है या फिर जितने भी फॉलोअर्स हैं बुद्धिज्म के, वो इनको पवित्र मानेंगे और इनकी प्रदक्षिणा करेंगे, राइट। सबका अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है ना, जैसे कि जैनिज्म में अलग तरह से वर्शिप करते हैं, और बुद्धिज्म में अलग तरह की वर्शिप होती है, हिंदुइज्म में अलग होती है, इस्लाम में अलग होती है, राइट। तो सबका जैसे अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है ना, वैसे यहाँ पे हम बुद्धिज्म की बात करें, वैसे ही स्तूप में जो है हम प्रदक्षिणा करते हैं, क्योंकि एक पवित्र स्थान है, या फिर हम बोले कि पवित्र स्थल है, राइट। तो अब क्या होता है कि यहाँ पर इस स्तूप का निर्माण होता है बहुत बड़े लेवल पे, और उसके बाद हम देखते हैं कि प्रदक्षिणा हम करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि ये प्रदक्षिणा पथ है, चारों तरफ हम इसके जाते हैं। उसके अलावा फिर हम ऊपर देखते हैं, ये जितना भी आपका स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं अंड, ठीक है। तो ये जैसे कि ये एक अंडे की शेप में है, इस तरह से हम इसको अंड बोलते हैं। उसके अलावा फिर हम ऊपर देखते हैं इसकी हर्मिका है, एंड देन आपका आ जाता है छत। अब कई बार सीक्वेंस पूछ लेता है, और अभी तक तो मैंने नहीं देखा ऐसा सीक्वेंस हाल फिलहाल कुछ पूछते हुए कि आप सारी चीजों को सीक्वेंस में लगाओ, कि ऊपर से पूछ लेते हैं कि कई बार कि सबसे पहले आपका छत्र आ जाता है, फिर हर्मिका आ जाती है, फिर अंड आ जाता है, फिर उसके बाद प्रदक्षिणा पथ आ जाता है, फिर आपका वेदिका आ जाती है, यानी कि वही रेलिंग्स आ जाती है, उसके बाद फिर तोरण द्वार आ जाते हैं। तो ऐसा अभी मास्टर्स लेवल पे तो पूछते हैं इतना, पर अभी मैंने बीएफए लेवल पे देखा नहीं है इतना, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया सो दैट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसके अलावा जितने भी आप तोरण द्वार देख रहे हो, यहाँ पर आपको रिलीफ स्कल्पचर्स देखने को मिलेंगे। जितना भी जातिका स्टोरीज हैं वो आपका यहाँ पे डिपिक्शन देखने को मिलेगा। जो लाइफ है बुद्धा की उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे चीजें देखने को मिलेंगी, राइट। तो अब यहाँ पे मैंने जैसे कि नाम लिया जातिका, तो भाई जातिका क्या है? बुद्धा की जो लाइफ सीन्स है वो तो सबको पता है कि 4 मेजर लाइफ सीन्स है बुद्धा के, कि सबसे पहले बर्थ, एंड देन उसके बाद हम देखते हैं ग्रेट डिपार्चर, यानी कि वो अपने घर में सब त्याग कर देते हैं, घर को छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है। और फिर देन थर्ड हम देखते हैं कि एनलाइटमेंट मिलता है उनको, एनलाइटमेंट की प्राप्ति उनको होती है। एंड देन फोर्थ हम देखते हैं महापरिनिर्वाण का कॉन्सेप्ट, यानी कि जब उनकी डेथ हो जाती है, राइट।
तो ये 4 मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं, 4 मेजर हम बोल सकते हैं कि ये 4 मेजर इवेंट्स हैं बुद्धा की लाइफ के, राइट। तो अब ये तो सबको पता है, और ये जो जितने भी 4 इवेंट्स है ना, ये सारे रिपीटेडली आपको रिलीफ में देखने को मिलेंगे, आपको स्कल्पचर्स में देखने को मिलेंगे, और जहाँ पे भी बुद्धा की जितनी भी सब चीजें जो भी दर्शाई जाएंगी, जैसे कि अभी हमने स्तूप देख लिया, उसके अलावा फिर आगे भी हम पेंटिंग्स में भी देखेंगे, यही सारे कॉन्सेप्ट जो है रिपीट हो रहे हैं, और बल्कि ऐड ही हो जाते हैं। जो भी इनकी मेजर इवेंट्स होते हैं वो भी एड्स होते रहते हैं कि इन्होंने वहां गए थे, कैसे किया, क्या किया, कैसे कैसे सब चीजें हो जाती हैं। तो बट आप सिर्फ 4 तक ही स्टिक रहिए, इन सबको, इन चारों को समझ लीजिए। तो अब जैसे कि मैंने नाम लिया जातिका स्टोरीज का, तो अब बुद्धिज्म में कॉन्सेप्ट क्या है कि एक एक इंसान जिसको एनलाइटमेंट की प्राप्ति होती है, या फिर जिसको ज्ञान की प्राप्ति होती है, फिर होने वाली होती है, वो एक जन्म में नहीं होती है, उसकी ना बहुत सारी लाइफ होती है, उसकी बहुत सारी प्रीवियस लाइफ होती है। हम कहते नहीं है कि पिछले जन्म में यार तू बंदर था क्या, तू ऐसे ऐसे करता है, या फिर कोई भी, हम कुछ भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम बोलते हैं कि जरूर पिछले जन्म में ये रहा होगा, ये होगा, इसकी हरकतें तो इसी से मैच खाती हैं, तो ऐसे हम मजाक मजाक में बोलते हैं ना। तो सेम यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट चीजें चलती हैं, सारी चीजें यहाँ पे होती हैं कि बुद्धा जो है, बुद्धा उससे उनकी जो प्रीवियस लाइफ है उसमें पहले वो बंदर थे, उसके बाद फिर वो एलिफेंट थे, उसके बाद फिर वो किसी किसी जगह के राजा थे, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे करके ना बहुत सारी इनकी ना स्टोरीज हैं, और ये जितनी भी स्टोरीज है ना, ये लोगों को मॉरल वैल्यूज सिखाने के लिए, हर स्टोरीज से ना, जैसे पंचतंत्र में आपको देखने को मिलेगा, हर स्टोरी के पीछे कोई मोरल वैल्यू होता है, कोई एथिक्स वगैरह, ये जितने भी हमारे मोरल वैल्यू है, एथिक्स है, ये सारी, इन सब चीजों का हमको अमेलगमेशन देखने को मिलता है कि ये सारी चीजें हमको टीचिंग पर्पस से कहानी के तौर पे सिखाई जाती है, कि एक कोई कहानी सुना देंगे या बता देंगे और उससे हमको ये शिक्षा मिलती है ना। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी है। तो बुद्धा की जितनी भी पहले वाली लाइफ है और जितनी भी जातिका स्टोरीज हैं, इनका डिपिक्शन हमको यहाँ पे तोरण द्वार में देखने को मिलता है, राइट। उसके अलावा अगर हम बात करें स्कल्पचर्स की, तो हम देखते हैं कि मॉडर्न टाइम में हमको 2 इम्पोर्टेंट स्कल्पचर है यहाँ पर। एक तो है आपकी दीदारगंज की यक्षी, और एक है परखम यक्ष। तो हम देखते हैं कि जो ये यक्षी है, दीदारगंज की यक्षी, पटना में है ये, और ये बिहार म्यूजियम में है इस वक्त। अभी रिसेंटली मैंने विजिट भी किया था, तो ये बिहार म्यूजियम में है। इनका इनका हम बोल सकते हैं कि इनकी जो लोकेशन है वो बिहार म्यूजियम में है ये, और ये भी आपकी सैंडस्टोन से बनी हुई है। उसके अलावा हम देखते हैं परखम यक्ष, ये भी आपकी सैंडस्टोन की बनी हुई। अच्छा, अब आपको यहाँ पर दीदारगंज की यक्षी में मॉडर्न पॉलिश देखने को मिलेगी। उसके अलावा फिर आते हैं आपका परखम यक्ष। अच्छा, अब यहाँ पे ये बात थोड़ी सी समझ लीजिए कि यक्ष और यक्षी की जो हम बात कर रहे हैं, ये है कौन, ये होते कौन है। तो ये जो यक्ष और यक्षी का जो कॉन्सेप्ट है, ये हमको लगभग हर रिलीजन में देखने को मिल जाएगा, मतलब कुछ रिलीजन में देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आपको जैनिज्म में यक्ष और यक्षी का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, आपको बुद्धिज्म में यक्ष और यक्षी का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, आपको हिंदुज्म में भी यक्ष और यक्षी का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। उसके अलावा हम ये देखते हैं कि ये जो यक्षी है, ये है कौन, ये गार्डियन डेटीज होती है, यानी कि जैसे कि हम आपने रामायण महाभारत की भी बहुत सारी, अभी रिसेंटली आया भी था दूरदर्शन पे, स्टोरीज वगैरह देखी होगी। तो जैसे दिखाया जाता है, जैसे कि अगर इंद्र का कोई है, कोई इंद्र का कक्ष है बड़ा सा, या फिर इंद्र का महल है, राइट। तो उस महल के बाहर गार्डियंस खड़े रहते हैं ना, ऐसे अपने ऐसे तलवार वगैरह लेके खड़े रहते हैं, सिपाही जिसको बोलते हैं हम। तो वो सिपाही ऐसे खड़े रहते हैं, तो उन्हीं का ही ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमको अप्लाई सेम देखने को मिलता है कि ये जो गार्डियन फिगर्स हैं, इनको भी बनाया गया था। तो यक्ष और यक्षी इन्हीं को बोला जाता है, तो इनको बोला जाता है गार्डियन डेटीज, राइट। तो यहाँ पर आपकी दीदारगंज की यक्षी इंपॉर्टेंट है, देन आपका परखम यक्ष इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हम देखते हैं केव आर्किटेक्चर, राइट। और यहाँ पर मैं एक बात और मेंशन करना चाहती हूँ, जैसे कि मैंने आपको सांची स्तूप पढ़ाया था अभी, तो ये हम देखने को, हमको ये मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। सांची बेसिकली टाउन है मध्य प्रदेश में, और जो उसका डिस्ट्रिक्ट है वो रायसेना डिस्ट्रिक्ट है, राइट।
तो जितनी भी सारी मैं चीजें बोल रही हूँ स्लाइड्स में हम नीचे ऐड कर देंगे कि इनकी लोकेशन क्या है, या फिर जो मीडियम है किस मीडियम में ये बनाई गई है। स्टोन जो है वो हम मेंशन कर देंगे। यानी कि जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप वो वहां पर देख लेना, अगर फ्लो में मेरे से कुछ छूट जाए तो वही है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि अभी हम केव आर्किटेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो अब केव आर्किटेक्चर में हम देखते हैं कि यहाँ पर बराबर और जो नारगर्जुनी की जो पहाड़ियां हैं वहां पर केव्स बनाई गई थी, और ये जो केव्स हैं ये अशोक के जो ग्रैंडसन है जिनका नाम था दशरथ, उनके द्वारा बनवाई गई थी। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो आपके जो केव्स है ये नागार्जुन और बराबर की जो केव्स है ये बिहार में है, और ये जो बनवाई गई थी दशरथ द्वारा, इसमें हम देखते हैं कि एक केव का नाम है लोमश ऋषि केव। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केव। प्लीज आप है ना इसको नोट डाउन करते चलना ताकि आपको ये सारी चीजें याद रह जाएं। उसके अलावा हम देखते हैं ये पहली ऐसी केव है, यानी कि मैन मेड केव है पूरे इंडिया में, या फिर हम बोल सकते हैं कि सेंट्रल एशिया में हम देखते हैं कि पहली ऐसी केव है जो मैन मेड केव है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये जो केव्स है ये आजीविका सेक्ट्स के लोगों के लिए बनवाई गई थी, यानी कि वही आपके जैनिज्म के जितने भी मॉन्क्स हैं वो आ गए। तो अब यहाँ पर एक बात नोटिस करने वाली है कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो अशोक है बुद्धिज्म को अपना लेते हैं, और बुद्धिज्म को जो उनका जो है प्रचार प्रसार करते हैं बुद्धिज्म का अलग अलग तरीकों से, जैसे कि स्तूप बनवाकर एंड देन पिलर्स एंड देन रॉक एडिक्ट्स हमको उनके देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसे हर जगह प्रचार प्रसार करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से जो इनके ग्रैंडसन है जो दशरथ है वो किस तरह से केव्स बनवा रहे हैं, और ये जो केव्स हैं ये बनवाई गई हैं जैन मॉन्क्स के लिए। तो आप देख रहे हो कि वो खुद तो बुद्धिज्म को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरा रिलीजन है उसका भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अपना तो वो कर ही रहे हैं, अपनी अपनी प्रैक्टिसेस कर ही रहे हैं, लेकिन वो दूसरों का भी बोल रहे हैं कि ठीक है आप अलग प्रैक्टिस को मानते हो, ठीक है हम उस चीज की रिस्पेक्ट करते हैं। और इवन दो मैं सिर्फ अशोक की बात ही क्यों करूं, आगे जाके आप जितने भी टेम्पल आर्किटेक्चर में भी इवन आपको देखने को मिलेगा, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे जहां पर हम दूसरे रिलीजन की, इवन हिंदुज्म की भी मैं अगर बात करूँ ना, तो हिंदुज्म में भी बहुत सारे सेक्ट्स हो जाएंगे। जैसे कि कुछ लोग होंगे जो विष्णु को मानेंगे, वैष्णविज्म बोलते हैं हम उसको, वैष्णविज्म बोलते हैं हम उसको, विष्णु का सेक्ट या फिर हम बोल सकते हैं। फिर उसके बाद शैव सेक्ट के लोग आ जाते हैं, यानी कि जो शिव को मानते हैं। उसके बाद आपके शाक्त समुदाय के लोग आ जाएंगे, है ना। लेकिन जब आगे आगे आप टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ोगे ना, अभी तक तो कोई टेम्पल आया नहीं है, ये थोड़ा सा मैं साइड हट के बता रही हूँ बस, जस्ट टू अवेयर कि काफी सारी चीजें किस तरह से चल रही हैं। तो जितने भी आपके आगे टेम्पल आर्किटेक्चर आएंगे ना, उसमें अगर एक टेम्पल विष्णु को भी डेडिकेटेड होगा, तो उसमें भी आपके जितने भी एपिसोड्स हैं एसोसिएटेड टू शिवा, वो भी आपको सारे देखने को मिलेंगे। वहां पे शिव की भी डिपिक्शन देखने को मिलेगी, शिव के जितने भी अलग अलग स्वरूप हैं आपको वो देखने को मिलेंगे, शिव की जितनी भी कहानियां वो आपको देखने को मिलेंगी। दो जो टेम्पल होगा वो विष्णु को डेडिकेटेड होगा। तो आप समझ रहे हैं कि उस वक्त क्या था, चीजें इस तरह से चल रही थी कि हम सोसाइटी में चाहते हैं शांति, और शांति इसी में है कि आप अपना काम करो, आप अपनी प्रैक्टिस मानो, हम अपनी प्रैक्टिस मान रहे हैं। समझ रहे हो, तो कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस इतने रहते नहीं है। आज का ये टाइम है, लेकिन खैर अब तो 21st सेंचुरी चल रहा है और ज्यादा पॉलिटिकल चीजें नहीं बोलेंगे हम यहाँ पर। लेकिन आज के टाइम में हम रिलीजन को लेकर ही हमारा बेस ही यही होता है कि भाई अगर अपने आप को ग्रो करना है ना, अगर बड़ी स्टेज पर पहुंचना है तो ठीक है, बस जो लोग है ना उनमें उनके बीच में बस ऐसे गलत फहमी ऐसे र्यूमर फैला दो, रिलीजन के बेस पे लड़े मड़े जो कुछ करे बाहर में जाए, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें बस अपने वोट चाहिए, बस हमको अपनी पावर पोजीशन, बस हमको अपना सोचना है। लेकिन अगर हम बात अभी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, हम एंशिएंट इंडियन आर्ट को हम पढ़ रहे हैं, तो वहां पर हम देखते हैं कि किस तरह से जो एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोग हैं दूसरे रिलीजन को जो है सपोर्ट कर रहे हैं, उनके रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उनकी जो चीजें हैं उनको वो एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ठीक है, आप अपनी जगह ठीक हो, हम अपनी जगह ठीक है, दैट्स ऑल।
तो इससे क्या होता है कि सोसाइटी में ना पीस होती है, एक शांति कायम होती है और है ना एक प्रोग्रेस होती है। और ये जो प्रोग्रेस होती है ना ये बहुत बड़े लेवल पे होती है। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजें रहती हैं, हर चीज के पीछे एक रीजन होता है और इसी वजह से हम देखते हैं। और भी बहुत सारे कारण थे, लेकिन बस आपको एक एग्जाम्पल देने के लिए कि किस तरह से चीजें फ्लरिश कर रही हैं। और उसके अलावा ये आपके सारे मेन एग्जाम्पल्स हो गए हैं। उसके अलावा यहाँ पर मैं एक बात और ऐड करना चाहती हूँ, हम जब इतना बोल ही रहे हैं तो, कि एक बच्चे का कमेंट आया था कि दीदी हम पढ़ तो रहे हैं, इंडियन आर्ट है, वेस्टर्न आर्ट है, क्वेश्चंस तो पूछे जाएंगे, लेकिन उसके पीछे की जो स्टोरीज है वो हमको पता होना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा, पूछा उस बच्चे ने या फिर उस स्टूडेंट ने। तो अब मैं यहाँ पर एक बात मेंशन करना चाहती हूँ कि हर हर चीज के पीछे, इवन दो हमने इंडस भी आई थिंक 15 या 20 मिनट में कंप्लीट कर लिया, पता नहीं शायद कम मिनट में कर लिया हो, सिर्फ सिंगल इंडस ही है ना जो इतना वास्ट टॉपिक है, इतना बड़ा है, इतनी सारी चीजें हैं ना, बहुत सारी चीजें हैं। और अगर आपका एडमिशन होता है कॉलेज ऑफ आर्ट में, सिर्फ इंडस ही आपको एक सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा कि भाई आप 6 महीने तक इंडस ही पढ़िए, और आई थिंक 1-2 सिविलाइजेशन और ऐड कर दिया जाएगा। तो कहने का मतलब ये जो हम 15 मिनट में पढ़ रहे हैं ये बस आपको इन नटशेल बताने के लिए कि ये चीजें यहाँ पर है, लोकेशन यहाँ पर है, मीडियम ये है, ये सब जो भी है, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट भी हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि चीजें अगर हम थोड़ा डीपली पढ़ेंगे ना तो बहुत वास्ट लेवल पे हो जाएंगी। अब मैं यहाँ पर एक बात ऐड करना चाहती हूँ। शुरू में सबसे पहले हमने लायन कैपिटल लिया था। अब इसके थ्रू इस बात को, ये जो मैं समझा रही हूँ ना, अब शायद आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू ज्यादा समझ आ जाए कि मैं बोलना क्या चाह रही हूँ। तो अब ये जो हमने लायन कैपिटल पढ़ा था शुरू में, तो अब ये आप जानते हैं कि नेशनल एम्बलम है, ठीक है, नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया है ये, राइट। तो आपको क्या लगता है कि ये जो लायन कैपिटल है इसको नेशनल एम्बलम क्यों लिया? कि मतलब बस 2-4 लोगों की मीटिंग हुई, मॉडर्न पीरियड का था, हाईली पॉलिश्ड है, इसलिए ले लिया? भाई अब जो आपका ये लायन कैपिटल है और ये बहुत सारे पिलर्स बनाए हैं अशोक के टाइम में, हमको और भी देखने को मिलते हैं। रामपुरवा में है, लोरे नंदनगढ़ है, और भी कई जगह पिलर्स हैं। आपने वो वाले पिलर्स क्यों नहीं लिए? उन पिलर्स पे भी तो ये सारे एनिमल थे, लायन डिपिक्ट किया गया था, वो क्यों लिया आपने? सिर्फ यही वाला पिलर ही क्यों लिया? बहुत सारी चीजें। और नंबर 2, ये जो पिलर्स बना रहे हैं अशोक के टाइम पे, जो पिलर्स बने हैं, आपको क्या लगता है बस ऐसे ही बना दिया, खड़ा कर दिया कि बस हाँ? अब यहाँ पे ये 4 एनिमल्स ही क्यों इन्होंने डिपिक्ट किए? और कोई एनिमल इन्होंने क्यों डिपिक्ट नहीं किया? डॉग भी बना सकते थे कोई और, या फिर कैट, या फिर कुछ भी हो सकता है यार, मतलब कुछ भी, जिराफ बना देते। ये सिर्फ ये आपके एलिफेंट और ये आपके बुल हॉर्स, ये यही सब क्यों बनाया? और एक चक्र क्यों बना रखा? और चक्र के अंदर सबसे बड़ी बात, ये 24 स्पोक्स ही क्यों है? 24 तिलियां ही क्यों है? 25 भी हो सकती थी, 20 हो सकती थी, मतलब क्या है भाई इस चक्र का? और ये जो लाइन है 4 डायरेक्शन में क्यों देख रहे हैं? एक भी लाइन हो सकता है, 2 हो सकता था, अच्छा अब यहाँ पे सिर्फ लाइन ही क्यों बनाया? नीचे तो आपने एलिफेंट भी बना रखा है और उसके बाद बुल भी बना रखा है, ऊपर ये भी बना देते, एलिफेंट आप बना देते। खैर वो बनाए भी गए हैं कुछ उसमें, लेकिन यहाँ पे 4 एलिफेंट, 4 लायन क्यों बनाए? 2 ही बना देते। तो भाई अब इस बात को समझिए, हर चीज के पीछे ना, हर चीज के पीछे ना रीजन होता है। अब अगर मैं बात करूं, आपको कोई चीज बतानी है, 2 तरीके होते हैं। और इंडियन आर्ट, स्पेशली इंडियन आर्ट ना, इट इज ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिटी। हम आइडियलिज्म की बात करते हैं। वेस्टर्न आर्ट को पढ़ोगे ना, वो रियलिस्टिक अप्रोच पे बात करेंगे, वो फॉर्म पर बात करेंगे, लेकिन हम आइडियलिज्म की बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट समझो कि इन्होंने सिर्फ 4 ही, ये जो यहाँ पे रिलीफ्स है, ये 4 एनिमल्स ही की डिपिक्ट करें, और भी कुछ बना सकते थे। अब इसका आंसर सुनो। ये जो यहाँ पे आप देखते हो ना, ये बुल बना रखा है इन्होंने, एलिफेंट बना रखा है। तो नंबर 1 जो एलिफेंट है, ये सिंबल है बर्थ ऑफ बुद्ध का। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर हमको बुल का डिपिक्शन मिलता है। तो बुल जो है ये जोडियक साइन था, या फिर हम बोले कि जोडियक साइन है बुद्ध का। बुद्ध का जो जोडियक साइन था वो था टॉरस, यानी कि वृषभ राशि थी, इसलिए वृषभ बनाया जाता है। उसके अलावा मैं बात करूं, यहाँ पर इन्होंने दर्शा रखा है लायन। लायन का मतलब क्या है? लायन दर्शाता है अटेनमेंट ऑफ एनलाइटमेंट, कि उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इस बात का सिंबल है। उसके बाद हम देखते हैं हॉर्स दिखा रखा है। हॉर्स में यहाँ पर हम देखते हैं कि ये ग्रेट डिपार्चर का सिंबल है, राइट। उसके अलावा, ठीक है, ये बुद्ध से रिलेटेड सिंबल्स हो गए। उसके अलावा और सुनो कि भाई इसको क्यों इन्होंने, हमने अपना
एम्बलम क्यों हमने इसको घोषित कर रखा है, क्यों हमने लिया है। तो अब थोड़ा और भी सुन लो, इतना आप जान रहे हो तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो बुल है वो सिंबल है हार्ड वर्क का, एलिफेंट जो है स्ट्रेंथ का सिंबल है, लायन जो है ब्रेवरी का सिंबल है, हॉर्स जो है लॉयलिटी, स्पीड और एनर्जी का सिंबल है, राइट। तो और ये जो 4 लाइन आप देखते हो तो ये सिंबल है पावर का, करेज का, कॉन्फिडेंस का। और ये जो चक्र है, चक्र में हम ये देखते हैं कि अशोक चक्र हम इसको भी बोलते हैं, और ये धर्म चक्र भी हम इसको बोलते हैं, यानी कि व्हील ऑफ धम्म। और उसके अलावा हम देखते हैं कि ये यहाँ पे 24 स्पोक्स क्यों है। तो ये जो 24 स्पोक्स हैं, जो 24 हम बोले जो तिलियां हैं, ये क्वालिटीज को दर्शाता है, क्वालिटीज ऑफ बुद्धिज्म फॉलोवर्स। तो ये जो 24 क्वालिटीज है हम देखते हैं कि ये जो 24 स्पोक्स है ये दर्शाता है क्वालिटीज को, क्वालिटीज जो बुद्धिस्ट जो है, जो बुद्धिज्म के फॉलोवर्स हैं उसकी क्वालिटीज को ये दर्शाता है। तो ये जो चक्र है ये हम देखते हैं कि हमारा जो फ्लैग है उसके बीच में इसको प्लेस किया गया है, यानी कि हम देखते हैं कि किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि और ये जितनी भी जो क्वालिटीज है उसमें क्या है, क्वालिटीज है बुद्धिस्ट फॉलोअर्स की क्वालिटीज क्या होती है, वो ये होती है कि दे आर मोर पीसफुल, वो सिंपल लाइफ में बिलीव करते हैं, दे आर ऑलवेज रेडी टू सेक्रीफाइस, और जो अवेयर है हर चीज से वो हमेशा। और उसके अलावा हम देखते हैं कि जिनके अंदर मॉरल वैल्यूज है ना, तो जैसे हम देखते हैं कि जितने भी हमारे ऑफिसर्स होते हैं, या फिर हम बोल लें कि हम जितनी भी हमारी आर्मी होती है, तो ये क्या होता है कि ये मतलब काफी एक नोबल प्रोफेशन हो जाता है। हम इसमें देखते हैं कि वो अपनी कंट्री के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है, दे आर ऑलवेज रेडी टू सर्व देयर नेशन, राइट। तो ये सारी क्वालिटीज होती है। तो हम इन सब चीजों को कैसे दर्शाएंगे, फ्लैग में ऐसे उठा के नहीं लगा दिया चक्र, इसके पीछे बहुत बड़ी मैं बोलूँ एक सिंबॉलिक एस्पेक्ट है, यानी कि जो हमारी क्वालिटीज है कि हम बहुत ज्यादा अवेयर हैं, हम अपनी कंट्रीज को सर्व करने के लिए हमेशा तैयार है, हमारे लिए सबसे पहले हमारी ड्यूटी आती है, हमारा कर्तव्य है, यानी कि हम कितने एक्टिव हैं, हम हमेशा आगे हैं, और हम एक डेवलपिंग कंट्री, यानी कि जो चक्र है यानी कि वो कॉन्टिन्यूटी को दर्शा रहा है, वो एक गति को दर्शा रहा है कि हम गतिशील हैं, फिर एक हम बोल सकते हैं कि अभी हम यानी इन दी प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट है। तो ये सारी चीजें हम दर्शा रहे हैं, हमारी जो ब्रेवरी है हम उसको यहाँ पर दर्शा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कि हर चीज के पीछे ना एक अलग एस्पेक्ट होता है, तो उसको है ना जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप कुछ भी पढ़ोगे ना, अगर आगे भी जाके आप पढ़ोगे तो पूरे सेमेस्टर में आपको सिर्फ मॉडर्न पढ़ाया जाएगा, फिर उसके अलावा जब आपका एडमिशन हो जाएगा उसके अलावा फिर आपको एक पूरे सेमेस्टर में गुप्त पढ़ाया जाएगा, उसके अलावा एक पूरे सेमेस्टर में आपको ये जितना भी है चोल है पल्लव है ये सब पढ़ाया जाएगा। तो अभी हम अगर स्टोरीज जानने लग जाएंगे, या फिर अगर अभी हम और ज्यादा डिटेल में जाएंगे, चीजें हैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है चीजें, और जानना भी चाहिए। एंड आई अप्रिशिएट दैट पर्टिकुलर पर्सन जिसने पूछा है, जिस स्टूडेंट ने बोला। लेकिन हमारे पास अभी बहुत लिमिटेड टाइम है और इतना ज्यादा पूछेगा नहीं, तो बस मोटा मोटा पता होना चाहिए कि हाँ इसका मतलब ये है, और ये इसके ऐसे ऐसे सिंबल्स हैं, और ये ऐसी ऐसी चीजें चल रही हैं, लोकेशन ये सब पूछेंगे वो लोग। तो प्लीज आपको यही बताना है, और अगर इसमें कुछ समझना है तो देन आस्क मी कि भाई आपको क्या समझ नहीं आया, ऑलवेज वेलकम है। इसके अलावा फिर हम देखते हैं, तो हम थे अपने केव्स पर, ठीक है। तो हम देखते हैं कि बराबर और नागार्जुन की केव्स बन रही हैं। उसके अलावा और यहाँ पर मैं एक बात और ऐड करना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केव्स हमको देखने को मिलती हैं। अगर मैं नाम लूँ तो हमको अजंता देखने को मिलती है, उसके बाद हमको एलोरा देखने को मिलती है, उसके बाद एलिफेंटा केव्स है हमारी, उसके बाद कार्ले है, भांजा है, जुन्नार जो है एक है, जुन्नार की हमको केव्स देखने को मिलती है, वो भी काफी बड़ा ग्रुप है केव्स का। तो महाराष्ट्र में कई बार क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा केव्स आपको कहाँ मिलती है, केव आर्किटेक्चर आपको कहाँ मिलता है, तो महाराष्ट्र वुड बी द राइट आंसर कि महाराष्ट्र में हमको सबसे ज्यादा केव्स देखने को मिलती है। और उसके अलावा बस यही है आपका मौर्य के अंदर। तो मौर्य में हमने अब थोड़ा सा एक पूरा कंबाइन कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं इंपॉर्टेंट। तो मौर्य एम्पायर में या फिर मौर्यन आर्ट में मैं बोलूँ कि तो हम देखते हैं कि सबसे पहले आपका आ जाता है लायन कैपिटल, उसके बाद आ जाता है आपका सांची का स्तूप, उसके बाद आ जाता है आपका, अच्छा सांची का स्तूप क्यों बोलते हैं, क्योंकि सांची में है, तो सांची एक टाउन है इसलिए इसको सांची का स्तूप बोलते हैं, ठीक है। और उसके अलावा आपका आ जाता है दीदारगंज की यक्षी, उसके बाद आ जाता है आपका परखम यक्ष,
उसके बाद आ जाता है आपका बराबर नागार्जुनी की जितनी भी आपकी केव्स हैं ये आ जाती हैं, और उसके अंदर एक लोमश ऋषि गुफा है, फिर लोमश ऋषि केव है जो कि फर्स्ट मैन मेड केव है, राइट, वो आ जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि आपको केव्स के अंदर भी मॉरन पॉलिश आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा दीदारगंज यक्षी में आपको मॉरन पॉलिश देखने को मिलेगी, आपको लायन कैपिटल के अंदर मॉरन पॉलिश देखने को मिलेगी, और आपका दीदारगंज यक्षी और लायन कैपिटल जो है ये आपको सैंडस्टोन में देखने को मिलेगा। उसके अलावा जो सांची का स्तूप है ये आपको ब्रिक में देखने को मिलेगा, जो ब्रिक से बनाया गया है स्तूप पूरा। और बस यही है इसमें इम्पोर्टेंट मैंने आपको बता दिया है, कुछ समझना है तो पूछ लेना। अब हम देखते हैं कि अब हम अपनी नेक्स्ट डायनेस्टी की तरफ जाते हैं। 3rd सेंचुरी आपका कंप्लीट हो गया है, उसके बाद हम देखते हैं कि 2nd सेंचुरी आता है, 2nd सेंचुरी बीसी, ठीक है, टू बी नोटेड, और प्लीज आप लिखते रहना सब कुछ। तो अब हम देखते हैं कि 2nd सेंचुरी बीसी बहुत ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइम है, क्योंकि यहाँ पर ना हमको 2-3 डायनेस्टी साथ में देखने को मिलेगी, स्पेशली 2। तो 2nd सेंचुरी बीसी में क्या होता है कि हमको नंबर 1 शुंग डायनेस्टी देखने को मिलेगी। उसके बाद ये नॉर्दर्न में आपका रूल कर रही है, जो नॉर्दर्न इंडिया है यहाँ पर रूल कर रही है शुंग डायनेस्टी, और उसके साथ ही सेम पीरियड चल रहा है, मतलब सेम टाइम है, 2nd सेंचुरी बीसी ही है। और उसके बाद 2nd सेंचुरी बीसी में हमको आपके सातवाहन देखने को मिलेंगे, या फिर सातवाहनाज हम बोल सकते हैं कि वो हमको देखने को मिलेंगे, जिन्होंने, जो हम देखते हैं कि ये थोड़ा साउथ जो रीजन है हमारा, वहां पर ये अपना एम्पायर फ्लरिश कर रहे हैं, वहां पर ये लोग राज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब द थिंग इज कि नंबर 1 शुंग में हम देखेंगे, शुंग में जो हमको पढ़ना है वो आ जाएगा आपका बरहुत का स्तूप, और उसके अलावा हम देखेंगे कि शुंग टाइम में फिर आपका उदयगिरी और खंडगिरी केव्स आ जाएंगी, और उसके अलावा फिर हम देखेंगे नेक्स्ट जो सातवाहनास है, सातवाहनास में हमको मिलेगा अमरावती का स्तूप। तो अब आप देख रहे हो कि 2 नए स्तूप बनकर आ रहे हैं, मतलब निकल कर आ रहे हैं अगेन। यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले आपका सांची का बहुत बड़ा स्तूप था, अब यहाँ पर 2 स्तूप आ गए। अब भाई ये भरूच का स्तूप क्या है और ये अमरावती का स्तूप क्या है, तो वही जैसे कि मैंने बताया था सांची के टाइम पे कि सांची जो है एक टाउन है मध्य प्रदेश में, वैसे ही हम देखते हैं जो आपका भरूच है ये एक विलेज है अगेन इन मध्य प्रदेश में, ठीक है। मध्य प्रदेश में आपका सांची भी हो गया, और मध्य प्रदेश में आपका बरहुत भी हो गया। द थिंग इज कि बरहुत एक विलेज का नाम है, इसलिए वहां पर स्तूप मिला है, तो इसलिए उसका नाम बरहुत स्तूप रख दिया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जो बरहुत स्तूप है ये भी मतलब ऑलमोस्ट ये डिमोलिश ही हो चुका है, ये नष्ट ही हो चुका है, लेकिन इसके कुछ जो हम बोलेंगे जो तोरण द्वार है और जो वेदिका है, जैसे कि हमने पहले वाले में डिस्कस किया था कि एक स्तूप होता है ना, फिर उसके चारों तरफ एक वेदिका बनाई जाती है, और फिर देन उसके चारों तरफ आपके तोरण द्वार बनाए जाते हैं, ताकि 4 एंट्रेंस गेट भी हो गए, यानी कि 4 तरफ से आप एंट्री ले सकते हो और ऐसे फिर प्रदक्षिणा कर सकते हो, फिर देन आप वापस निकल सकते हो, राइट। तो यहाँ पर देखते हैं जो हम भरूच का स्तूप है ये ऑलमोस्ट ये खत्म ही हो चुका है, नष्ट हो चुका है, लेकिन जो इसकी जो आपकी वेदिका है, जो रेलिंग्स है, जो रेलिंग है जो इसकी, और उसके अलावा जो आपके तोरण द्वार है, ये आपको इंडियन म्यूजियम कोलकाता में देखने को मिल जाएगा। ये इंडियन म्यूजियम कोलकाता में है, ये संग्रहित है, ठीक है। और उसका एक इम्पोर्टेंट है वो हम देख लेंगे, एक पैनल है वो थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम देखते हैं कि हमको उदयगिरी और खंडगिरी जो है एक जगह है भुवनेश्वर में, वहां पर हमको केव्स मिलती हैं जो अगेन बनाई गई थी, हम बोलें कि ये जैन केव्स हैं, और यहाँ पर हम देखते हैं कि 18 केव्स आपकी उदयगिरी में है, खंडगिरी में आपकी 15 केव्स है। यहाँ पर हमको एक इंस्क्रिप्शन मिलती है, उसके द्वारा हमको पता चलता है कि ये खारवेल किंग के द्वारा बनाई गई थी, और यहाँ पर आपको मैनमेड और जो मतलब कि नेचुरल केव्स होती हैं वो आपको दोनों ही देखने को मिलेंगी, राइट। उसके अलावा हम यहाँ पर देखते हैं, अगर मैं दोबारा से फिर उसके बाद में सातवाहन की बात करूं, अब हम अगर अमरावती स्तूप की तरफ बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि अमरावती अगेन ये एक सिटी है, अमरावती एक सिटी है जो कि सिचुएटेड है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के अंदर ही स्थित है एक जगह या फिर एक सिटी जिसको हम बोलते हैं अमरावती। वहां पर स्तूप बना हुआ है, इसलिए हम इसको अमरावती का स्तूप बोल देते हैं, राइट। अब ये तो पूरी ही तरह मैं आपको इसका एक पिक्चर ऐड कर दूंगी
स्लाइड यहाँ पे ऐड कर दूंगी ताकि आप देख सके। तो ये भी ऑलमोस्ट ही खत्म हो चुका है। और यहाँ पर एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि जो अमरावती का स्तूप है मार्बल में बना हुआ था, और उसके अलावा जो भरूच की जो रेलिंग्स की मैं बात करी थी, जो तोरण द्वार है, ये हमको रेड सैंडस्टोन में देखने को मिलते हैं, राइट। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो दोनों स्तूप थे, तो यहाँ पर भी स्तूप के ऊपर यहाँ पर हम देखते हैं कि जो तोरण द्वार है वहां पे अगेन जातका स्टोरीज का डिपिक्शन देखने को मिलता है। लाइफ सीन्स ऑफ बुद्धा हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर हम सीक्वेंस में बात करेंगे। नंबर 1 हम बढ़ते हैं अपने भरूच स्तूप की तरफ। भरूच स्तूप में जो हमारी तोरण द्वार है और जो आपकी रेलिंग्स है उसपे पैनल्स बने हुए हैं। तो उसको एक पैनल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हम डिस्कस करेंगे। पैनल का नाम है बर्थ ऑफ माया। तो इसमें हम देखते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो एक सर्कुलर पैनल है जिसको हम मेडालियन भी बोलते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि मेडालियन पर एक सीन डिपिक्ट किया गया है जिसका नाम है बर्थ ऑफ माया, यानी कि माया का स्वप्न। माया आप जानते होंगे कि मदर ऑफ बुद्धा, राइट। तो अब यहाँ पे कैसे डिपिक्ट किया गया आप देख सकते हैं। इन द मिडल यू कैन सी दैट माया इज शोन एज स्लीपिंग ऑन द बेड, कि ये जो है बेड पे सोती हुई दर्शाई गई हैं, अकम्पनीड बाय हर अटेंडेंस, यानी कि जो इनकी अटेंडेंस है वो भी दर्शाई गई है, उनके साथ ही दर्शाई गई है। नीचे आप देख सकते हैं, माया के नीचे आप देख सकते हैं। उसके अलावा फिर ऑन दी अबव, उनके ऊपर आप देखिए, ऑन हर अबव द डिपिक्शन ऑफ एलिफेंट कैन ऑल्सो बी सीन। जो डिपिक्शन है एक एलिफेंट की, वो भी आपको देखने को यहाँ पर मिलती है। यानी कि ये एक सीन था। आप सभी जानते होंगे कि जो मदर थी बुद्ध की, वो कैसे सपने में एक ड्रीम में एलिफेंट को देखती है, यानी कि ये एक सिंबल है बर्थ ऑफ बुद्धा का, ठीक है। तो ये उससे वो जो एपिसोड है वो यहाँ पर इसको डिपिक्ट किया गया है, राइट। तो ये एक छोटा सा इम्पोर्टेंट था, बस इसलिए मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट स्तूप की, अमरावती की, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो अमरावती जो सिटी है, जो कि कृष्णा नदी के किनारे है, उसके अलावा फिर हम देखते हैं कि जो एक गंटूर डिस्ट्रिक्ट है वहां पर प्लेस्ड है। अमरावती तो लगभग टोटली डिमोलिश हो चुका है, लेकिन हमको ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं कि इस तरह से रहा होगा। आप पिक्चर में देख सकते हो कि इस तरह से दिखता होगा। उसके अलावा यहाँ पर एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं आप सबसे यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ। अब जब आप कभी गूगल पे या फिर नेट पे सर्च करेंगे डेट्स, ये जितने भी स्तूप हैं, यानी कि ये वही 2nd सेंचुरी में आ रहे हैं दोनों स्तूप, ठीक है। दो अलग अलग एम्पायर में हम बोल सकते हैं, वंश में हम बोल सकते हैं, ठीक है, साम्राज्य में हम बोल सकते हैं, दो अलग अलग साम्राज्यों में आ रहे हैं ये, राइट। तो अब हम देखते हैं कि ये जो स्तूप है, गूगल पे या नेट पे दिखाएगा कि ये 3rd सेंचुरी में बनने शुरू हुए दोनों स्तूप। 3rd सेंचुरी मतलब अशोक का टाइम आ गया, राइट। लेकिन अब यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये है कि ठीक है, स्तूप का निर्माण उस टाइम से शुरू हो गया था, लेकिन जो आपके ये वेदिका जो है, आपकी जो रेलिंग्स है यहाँ पर, और उसके बाद जो आपके तोरण द्वार है यहाँ पर, जो डिपिक्शन देखने को हमको मिल रही है, ये शुंग पीरियड में ऐड की गई थी, राइट। तो इसीलिए जो जितने भी आपके रिलीफ स्कल्पचर्स हैं यहाँ पे, जो अभी मैंने डिपिक्शन जो बर्थ ऑफ माया का मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कि ऐसे से सीन है, तो ये जो स्टाइल है, ये स्टाइल ऑफ जो रिलीफ स्कल्पचर है, ये आपका शुंग पीरियड का है। इसीलिए जो स्तूप की जो आर्ट हो गई, यानी कि जो हमारे जितने भी रिलीफ वर्क्स हो गए या फिर रिलीफ स्कल्पचर्स हो गए, तो ये जो बनाए गए थे शुंग पीरियड में ऐड किए गए थे। तो इसलिए हम इन स्तूप को, इस स्पेशली भरूच स्तूप को शुंग पीरियड में रखकर जो है पढ़ते हैं, राइट। उसके अलावा सेम अमरावती के साथ भी है। अमरावती पे जितना भी काम हुआ है, स्कल्पचर बने हैं, जातका स्टोरीज बनी है, जो सीन्स है बुद्धा के, जो जीवन के जो दृश्य हैं, वो अमरावती स्तूप पर सातवाहन टाइम पर बने हैं। इसलिए हम इनको अगर आर्ट के पर्सपेक्टिव से देखें तो हम बोलेंगे कि इसके अंडर आते हैं, राइट।
उसके अलावा हम देखते हैं कि अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा नीचे, यानी कि हम फर्स्ट सेंचुरी पर आ जाते हैं। फर्स्ट सेंचुरी में क्या होता है, फर्स्ट सेंचुरी में आपके आ जाते हैं कुषाण। ठीक है, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली ये चीज है। अब होता क्या है कि सेकेंड सेंचुरी बीसी में मैंने आपको बताया कि आपके शुंग आ जाते हैं, देन उसके बाद फिर आपके सातवाहनास आ जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आ गए हम फर्स्ट सेंचुरी एडी पर। तो अब हम देखते हैं कि ये जो सेकंड सेंचुरी बीसी चल रहा था ना, इवन सेकंड सेंचुरी बीसी बोल लें, फर्स्ट सेंचुरी बीसी बोल लें, उसके बाद फर्स्ट सेंचुरी एडी बोल लें, उसके बाद फिर हम सेकंड सेंचुरी एडी बोल लें, तो ये जो टाइम पीरियड है ना, ये 300-400 साल का जो टाइम पीरियड है, यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे ऊपर ना बहुत ज्यादा फॉरेन अटैक्स हो रहे हैं। बाहर से जितने भी लोग हैं अलग अलग, जैसे कि मैं एग्जांपल इंडो ग्रीक हो गए, हमारे बैक्ट्रियंस हो गए, है ना, ये सारे ना हमारे इंडिया पर अटैक कर रहे हैं और अटैक करके अपना जो है अपना रूल स्टैब्लिश कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि फर्स्ट सेंचुरी एडी में ये जो कुषाण है ये भी बाहर से ही आए थे। ये कुषाण जो डायनेस्टी है बाहर की ही डायनेस्टी है, ये लोग यहाँ पर आते हैं और इंडिया पर रूल करते हैं, राइट। तो हम देखते हैं कि जो अब ये कुषाण एम्पायर है आपका, इसमें आपके एक किंग आते हैं, एक राजा आते हैं जिसका नाम है कनिष्क। तो कनिष्क के टाइम पर हम देखते हैं कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल होती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात नोटिस करने वाली है, जैसे कि आप सभी अभी मौर्य से लेकर अभी जो आपने पढ़ा बरहुत और अमरावती, यहाँ पर जितने भी सारे एग्जाम्पल्स की बात हम कर रहे हैं ये सारे आपके बुद्धिज्म में आ गए, यानी कि बुद्धिस्ट आर्ट को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो अब जैसे कि मैंने आपको इनकी 4 लाइफ एपिसोड बताए थे, 4 एपिसोड बताए थे इनकी लाइफ के, वैसे ही 4 जगह भी बहुत फेमस है बुद्ध से रिलेटेड। जैसे कि इनका जो बर्थ है वो होता है आपका लुम्बिनी में, जो कि नेपाल में है। उसके बाद इनको एनलाइटमेंट की जो प्राप्ति होती है वो हम देखते हैं कि बोध गया में होती है। नंबर 3, उसके बाद जो इनका फर्स्ट सरमन होता है, यानी कि जो उपदेश होता है, ये सारनाथ में देते हैं, इसीलिए सारनाथ में आपको ये लायन कैपिटल देखने को मिलता है। उसके बाद फिर हम देखते हैं फोर्थ है आपका कुशीनगर। कुशीनगर में उनकी डेथ हो जाती है। कई बार सीक्वेंस पूछ लेता है तो याद रखना। अब 4 आपके इनके लाइफ के एपिसोड हो गए और 4 आपके ये प्लेसेस हो गए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेस। अब 4 होती हैं बुद्धिस्ट काउंसिल। ठीक है, तो ये भी आप थोड़ा सा इसको भी आप समझ लीजिए, ताकि पता चले कि भाई इनसे क्या क्या इफेक्ट हुए आने वाले टाइम में। तो आपकी जो फर्स्ट काउंसिल होती है वो आपकी राजगृह में होती है। उसके बाद जो सेकंड काउंसिल होती है वो वैशाली में होती है। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो होती है वो पाटलिपुत्र में होती है। एंड देन फोर्थ जो आपकी बुद्धिस्ट काउंसिल होती है वो आपकी कुंडलवन यानी कि कश्मीर में होती है। और अब यहाँ पर आप आ जाओ, वापस आ जाओ। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जैसे मैंने आपका बोला कि कुंडलवन में होती है, जो कि कश्मीर में था। तो इस वक्त थे आपके राजा कनिष्क, और राजा कनिष्क के टाइम पर जो किंग है हमारे, इनके टाइम पे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल होती है, राइट। अब क्या होता है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एक समझ लो इसको, आगे भी काम आएगा, एडमिशन भी हो जाएगा। तो होता क्या है कि इस बुद्धिस्ट काउंसिल में जो अभी हमारा बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म में जैसे कि मैंने आपको आई थिंक फर्स्ट या सेकंड वीडियो में बताया था कि जो बुद्धा होते हैं वो बोलते हैं कि मेरी जो टीचिंग्स है मैं चाहता हूँ सिर्फ उन्हीं को फॉलो करें, क्योंकि बुद्धिज्म में कभी भी जो है आइडल वर्शिप की तरफ कभी ध्यान नहीं गया, फिर कभी उन्होंने माना नहीं कि जो मूर्ति पूजा होती है में विश्वास नहीं करते थे। जितने भी होते थे टीचिंग्स पे लोग विश्वास करते थे, जो भी उनके सरमन होते थे उनको ये फॉलो करते थे। तो अब क्या होता है कि ये जो बुद्धिस्ट काउंसिल होती है फोर्थ में, यहाँ पे जो बुद्धिज्म होते हैं ना उसके 2 पार्ट्स हो जाते हैं। बुद्धिज्म जो है ना 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, फिर 2 सेक्ट्स बन जाते हैं, 2 समुदाय बन जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे जो हिंदुइज्म था ना, हिंदुइज्म में ऋग्वेद में हम देखते हैं कि जो आपके ये जितने भी सन होते हैं इनकी पूजा होती है। सन हो गया, वायु देवता हो गए, जल देवता हो गए, सिर्फ इन्हीं की पूजा हो रही है। जो भी हमारे जो नेचर से एसोसिएटेड गॉड्स है उन्हीं की हो रही है। फिर उसके बाद ये ब्रांचेस निकली है। फिर आपका इसमें आपका हम बोलते हैं कि शिव का कॉन्सेप्ट आ गया, विष्णु समुदाय आ गया, विष्णु सेक्ट आ गया, उसके बाद शाक्त समुदाय आ गया, शाक्त सेक्ट आ गया, है ना। तो कितने ज्यादा, जैसे कि जो हिंदुइज्म है उसकी भी कैसे कैसे ब्रांचेस निकल कर आ रही है ना। पहले था तो ऋग्वेदिक में अलग अलग प्रैक्टिसेस, तो जैसे जैसे चीजें बढ़ती है ना, लोग आगे आगे जाते हैं तो उनकी मेंटालिटी बढ़ती है, वो नए नए चीजें निकाल लेते हैं और उनकी एक नई नई ब्रांच खोल देते हैं। तो किस तरह से
जो हिंदुज्म है उसका फ्लरिशमेंट होता है, उसका हम देखते हैं कि किस तरह से चीजें आगे बढ़ती हैं, डेवलप होती है ना, ब्रांचेस निकल निकल कर आती हैं। और अब तो यार मैं अगर आपको रियल लाइफ से एसोसिएट करूँ ना, अब मैं क्या बोलूं, अब अलग अलग चीजें भी निकल कर आ रही हैं। अभी ब्रह्म कुमारीज वगैरह भी हैं, काफी सारी चीजें निकल निकल कर आ रही है ना, सब अलग अलग फिलोसफीज को फॉलो कर रहे हैं बहुत सारे। अब तो काफी सारी चीजें आ गई हैं, खैर हम नाम नहीं लेंगे उसका, हम सिर्फ अपनी आर्ट हिस्ट्री पे रहेंगे। लेकिन बस मैं आपको एसोसिएट कर रही हूँ कि कैसे जो एक चीज है, जो एक पर्टिकुलर चीज है, कैसे उसकी ब्रांचेस निकल के आ जाती है, जो फिलोसफीज हैं वो कैसे चेंज होती है, उसमें कैसे मॉडिफिकेशन होता है, जो लोगों के बिलीव होते हैं वो समय के साथ कैसे बदलते हैं, है ना। क्योंकि सबसे पहले तो हम आपका हिंदुज्म ही देखते हैं, सनातन धर्म ही हमको देखने को मिलता है। फिर उसके बाद फिर आपका बुद्धिज्म आ जाता है, फिर जैनिज्म आ जाता है, फिर इन सब चीजों में भी फिर कैसे अलग अलग ब्रांचेस निकल कर आती है। फिर आगे भी लोग आते हैं कि नहीं यार, जो तुम बोल रहे हो हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते, हमारी खुद की सोच है और मुझे लगता है कि ये जो आप चीजें बोल रहे हो ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन भी होना चाहिए। अब वो मॉडिफिकेशन होते 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 चीजें कितनी बदल जाती है, अब क्या ही बताएं। खैर अब इस बारे में बात नहीं करते हैं, छोड़ो, बहुत लंबा टॉपिक खिंच जाएगा। तो अब क्या होता है कि अभी तक जो हमारा बुद्धिज्म था, एक था, ठीक है, सारे जितने भी सिंबल्स हैं, स्तूप की पूजा कर रहे हैं, सिंबल्स की पूजा कर रहे हैं, हम मेडिटेशन करते हैं, जो बुद्धा के सरमन है उनको सुनते हैं और उसको अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं, ये सब चल रहा है, राइट। तो अब क्या होता है कि कुषाण के टाइम पे आपकी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल होती है। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में जो हमारा रिलीजन है, जो हमारा बुद्धिज्म है, हमारे दो सेक्ट्स में बदल जाता है, दो संप्रदाय में बदल जाता है, जिसको हम बोल सकते हैं, एक है हीनयान और दूसरा है महायान। तो अब ये हीनयान और महायान क्या है, तो अभी तक जितना भी हमने बताया ना, ये सारा आप हीनयान इसको बोल सकते हो कि हीनयान में जितने भी आपके सिंबल्स होते हैं हम उनकी वर्शिप करते हैं। जैसे कि स्तूप वगैरह हो गया तो उसको हम पवित्र मानेंगे, हम उसकी वर्शिप करेंगे, मेडिटेशन में ध्यान देंगे। जो बुद्धा के जितने भी जो सरमन्स वगैरह हैं, जो उनकी टीचिंग्स है, उनको हम फॉलो करेंगे। लेकिन अब महायान में क्या होता है, तो ये हीनयान हो गया, फिर अब महायान में क्या होता है। तो अब देखिए कि महायान काल में होता क्या है। तो महायान काल में हम देखते हैं कि जो बुद्धा है उनकी इमेज बननी शुरू हो जाती है, इमेज बनानी जो है आर्टिस्ट शुरू कर देते हैं। और ये जितना भी होता है सब कुषाण एम्पायर का जो किंग है, यानी कि जो कनिष्क है, उसके टाइम पर होता है। तो हम देखते हैं कि जो रिप्रेजेंटेशन है बुद्धा की ह्यूमन फॉर्म में, यानी कि इनका मानवीयकरण जो हुआ है, वो हमको देखने को मिलता है सबसे पहले कॉइन्स पर। जो कॉइन्स थे कुषाण टाइम के समय, या फिर हम बोलो कि जो कुषाण समय के जो कॉइन्स थे, वहां पर हमको जो बुद्धा का है वो इमेज सामने आती है। उसके अलावा हम देखते हैं कि जो बुद्धा का जो रिप्रेजेंटेशन है, जो ह्यूमन का रिप्रेजेंटेशन है, मानवीय जो स्वरूप है, ह्यूमन उसमें दर्शाया जा रहा है इसको, वो हम देखने को मिलता है कि वो अब स्कल्पचर में भी आने लगा है धीरे धीरे, राइट। तो हम देखते हैं यहाँ पर जब स्कल्पचर बनने लग गए थे बुद्धिज्म के, यानी कि अब हम मूर्ति पूजा में विश्वास करने लग गए हैं, बुद्ध की मूर्ति बन रही है और हम जो है उनकी वर्शिप कर रहे हैं, तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर दो स्टाइल निकल कर आ रहे हैं। बुद्धा के स्कल्पचर तो बने हैं, लेकिन वो भी आपके दो स्टाइल में हम उनको देख सकते हैं। नंबर 1 इज गंधार एंड नंबर 2 इज मथुरा। तो अब ये जो गंधार है और मथुरा है, ये है क्या। गंधार जो रीजन था, वहां पर जो बुद्धा के स्कल्पचर बने, उसको हम बोलते हैं कि ये गंधार स्टाइल है, गंधार स्टाइल ऑफ आर्ट है, या फिर गंधार स्कूल है, राइट। उसके अलावा फिर हम देखते हैं कि जो जो हमारे मथुरा का रीजन है, इंडिया में आ जाता है ये बेसिकली। तो ये जो मथुरा का जो रीजन है, यहाँ पर जो बुद्ध के स्कल्पचर बने, उसको हम बोलते हैं मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, या फिर मथुरा स्टाइल ऑफ आर्ट। ये जितना भी स्कल्पचर बने हैं वहां पर मथुरा के। तो अब इसमें क्या डिफरेंसेस हैं, हम क्यों दो स्टाइल को बोल रहे हैं। तो अब यहाँ पर मैं दोबारा थोड़ा सा बैक में जाना चाहूंगी। मैंने आपको बताया था कि सेकेंड सेंचुरी एक ऐसा टाइम है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा फॉरेन जो है हमारे ऊपर अटैक हो रहा है, इंडिया के ऊपर। तो हम ये देखते हैं कि यही एक ऐसा टाइम था जो आपके इंडो ग्रीक हैं, और उसके अलावा जो बैक्ट्रियंस आ रहे हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं, और ये जितने भी आ रहे हैं ग्रीक आर्ट जो अपने साथ लेकर आ रहे हैं। और ये जो इनके आर्टिस्ट हैं, एक्सपर्ट है ग्रीक आर्ट में, ठीक है। जो हेलेनिस्टिक आर्ट है, जो हेलेनिस्टिक आर्ट ऑफ स्टाइल है, जिसमें जो है जो बॉडी है उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है, यानी कि जो एक एथलीट की बॉडी है, जब भी इनको कोई भी रिप्रेजेंटेशन या फिर कोई भी स्कल्पचर बनाना होता है, तो ये
ह्यूमन फॉर्म पर ज्यादा ध्यान देते हैं, बाहर का जो स्ट्रक्चर है हमारा उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। तो हम देखते हैं काफी मस्कुलर बॉडी के स्कल्पचर्स, पहले भी आप एक स्कल्पचर है अपोलो का, आप वो भी देख सकते हो कि किस तरह से एकदम मस्कुलर बॉडी आपको देखने को मिलेगी, एकदम प्रोपोर्शनेट सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, डिटेल्स में काम होता है। जो रियलिस्टिक अप्रोच है उसको ये ज्यादा फोकस देते हैं, उसको वो सारी जो चीजें इनकी लाइम लाइट में रहती है। और उसके अलावा फिर हम देखते हैं कि किस तरह से जो मथुरा रीजन है वहां पर कैसे स्कल्पचर का डेवलपमेंट हुआ। तो मथुरा स्टाइल में जो काम हुआ है, जो मथुरा के जो आर्टिस्ट थे, तो हम देखते हैं कि वो अपने तरीके से जो अंदर जो हम बोलते हैं ना कि हम स्पिरिचुअलिटी में ज्यादा ध्यान देते हैं, तो फिर वो उस वाले पॉइंट को लेकर एक योगी की बॉडी का जो है रिप्रेजेंटेशन हमको मथुरा स्टाइल में देखने को मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले रही हूँ, बेसिकली 2 एग्जाम्पल ले रही हूँ समझाने के लिए। नंबर 1 इज जो आपका मथुरा से हमको एक सीटेड बुद्धा मिला है उसके बारे में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से जो बुद्धा है उनको पद्मासन में दर्शाया गया है। उसके अलावा अभय मुद्रा में है इनका एक हाथ, राइट हैंड आप बोल सकते हो कि राइट हैंड में अभय मुद्रा दर्शाई गई है। उसके अलावा आप देखें कि रेड स्पॉटेड सैंडस्टोन का इस्तेमाल यहाँ पे इन्होंने किया गया है। उसके अलावा फिर हम ये देखते हैं कि काफी इंडिजीनियस इन्फ्लुएंस है। अब यहाँ पर ये बात यहाँ पे थोड़ा समझने की है कि अब देखो कि जैसे हमारे अभी अभी हम नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, मतलब अभी जितना भी आपका दिल्ली का एरिया है, जैसे कि हम लोग दिल्ली में रहते हैं, तो अब यहाँ पर बात समझने वाली है कि जैसे कि अब हम हैं, अब हम जहाँ पर रहते हैं उसी के हिसाब से तो हम चीजें बनाएंगे। जैसे कि अगर आप इंडियन बुद्धा देखोगे, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या फिर उनके जो मैं बोलूँ कि फेशियल फीचर्स हैं और बाकी सारी भी चीजें जैसी भी है, तो वो वैसे ही बनाई जाएंगी जैसे कि हम लोग दिखते हैं। मतलब समझाने का ये है कि अगर आप चाइना का, जापान का या फिर थाईलैंड का बुद्धा देखोगे तो उनके जो फीचर्स होंगे ना, उनकी आईज जैसे चाइनीज लोगों की आईज होती है वैसे ही बनाई जाएगी, जैसे उनके फीचर होते हैं, फेशियल फीचर्स होते हैं, उसी तरह से उनको रिप्रेजेंट किया जाएगा। लेकिन हम अब जब हमारा इंडियन बुद्धा जब हम बनाएंगे तो हम जैसे हमारे फीचर्स होंगे वैसे ही तो दिखाएंगे ना, कि हाँ मतलब एक सिमिलैरिटीज आ रही है। तो अब मथुरा में क्या होता है कि जैसे लोग हम हैं, जिस तरह से हमारा स्टाइल है, हम वो सारे फीचर्स, मतलब मैं स्पेसिफिकली आईज की बात कर रही हूँ, तो उस तरह से हम चीजों को बनाएंगे, प्रेजेंट करेंगे। तो अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि जो मथुरा रीजन था वहां पे जो लोकल हमारा इंडिजीनियस स्टाइल है उसको हम फॉलो कर रहे हैं कहीं ना कहीं। और उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट फिर जब हम गंधार स्कल्पचर की बात करते हैं तो वहां पर देखते हैं हम कि जो ग्रीक इन्फ्लुएंस है, जो हेलेनिस्टिक आर्ट का जो इन्फ्लुएंस है, जिसमें मतलब कि रियलिस्टिक अप्रोच को ज्यादा ध्यान दिया जाता है। यहाँ पे आप इनका हेयर में देख सकते हो, हेयर स्टाइल में आप देख सकते हो कि किस तरह से वेवी और कर्ली हेयर का इन्होंने इस्तेमाल किया है। वहीं बात आप यहाँ पे मैं ड्रेपरी की करूँ तो आप देख सकते हो जो ड्रेपरी के फोल्ड्स हैं एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन है, और एग्जैक्ट मैं बोलूंगी कि इमिटेशन है, कॉपी है हेलेनिस्टिक आर्ट की। हेलेनिस्टिक आर्ट में जो स्कल्पचर बनते थे वहां पे भी ड्रेपरी की इस तरह से ही फोल्ड्स को दर्शाया जाता था, ठीक है। और उसके अलावा हम देखते हैं कि जो गंधार के जो स्कल्पचर है ये ग्रे सैंडस्टोन में बनाए गए थे। तो अब इन अ नटशेल हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो आपके मथुरा के स्कल्पचर्स हैं वो आपके बनाए गए रेड स्पॉटेड सैंडस्टोन से। उसके अलावा जो गंधार के स्कल्पचर हैं वो आपको देखने को मिलते हैं ग्रे सैंडस्टोन में। उसके अलावा मैं बात करूं कि जो हमारे मथुरा में है, जो एक योगिक की बॉडी होती है, जो एक योगी होता है, उसका रिप्रेजेंटेशन हमको देखने को मिलता है, उससे सिमिलैरिटीज हमको देखने को मिलती है। उसके बाद जब मैं गंधार की बात करूँ तो जो एक एथलीट होता है उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है, यानी कि फिजिकल रियलिटी पे ज्यादा ध्यान देते हैं। ये फिजिकल जो स्ट्रक्चर है उस पर ज्यादा बिलीव करते हैं, वो इनका मेजर आर्ट स्टाइल है, तो उसको कहीं ना कोई फॉलो करते नजर आते हैं। तो ये तो आपका कॉन्सेप्ट हो गया। तो नंबर 1 इज आपको पता होना चाहिए कि ये जो मथुरा का जो आपका ये सीटेड बुद्धा है, ये जो स्कल्पचर है, ये कई बार इसका वो पूछ लेता है कौन से स्टोन में, ये पूछ लेता है, या फिर आपकी मुद्रा पूछ लेंगे कि ये कौन सी मुद्रा में दर्शाए गए हैं, अभय मुद्रा है। और उसके अलावा जो गंधार स्कूल ऑफ आर्ट है, तो गंधार में ये पूछ लेते हैं कि
किससे प्रभावित थी या फिर किसका इन्फ्लुएंस, कौन सी आर्ट का इन्फ्लुएंस इनके स्कल्पचर्स में देखने को मिलता है, तो वो हेलेनिस्टिक आर्ट का इन्फ्लुएंस हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपके 2 स्टाइल हो गए, 2 स्टाइल में आपके बुद्ध जो है बनाए गए थे। इसके अलावा अब ये जो कॉन्सेप्ट है, बुद्ध का जो कॉन्सेप्ट है, आगे भी आपको नीचे गुप्ता में भी देखने को मिलेगा, वहाँ पे भी स्कल्पचर्स बने थे। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीजें थी जो अब तक मैंने आपको बताई। और उसके अलावा आप जितनी भी मैं सारी चीजें आपको बता रही हूँ जो इम्पोर्टेंट है, वो आप प्लीज नोट डाउन करते चलना ताकि आपको याद रह जाए, और रिपीट कर लेना वीडियो ताकि और ज्यादा समझ आ जाए। और उसके अलावा भी नहीं आता है कहीं पे कुछ कि नहीं आया समझ, तो आप प्लीज बताना। तो क्योंकि अभी तक अभी पता नहीं है कि जिस ऑडियंस से हम इंटरेक्शन कर रहे हैं वहां तक कितनी बात पहुंच रही है। बाकी हम और भी ज्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि और भी ज्यादा सरल तरीके से जो है बात अपनी रखी जाए, मास तक हम लोग पहुंचे और आप लोगों की हेल्प हो, आप अच्छा एग्जाम दो बेसिकली। तो बस यही था, यहीं तक हम इसको खत्म करते हैं, फिर आगे आपका गुप्ता आ जाएगा। तो अब इन अ नटशेल हम देखेंगे कि हमने क्या क्या चीजें कवर की हैं। तो नंबर 1 हम देखते हैं कि आपका मौर्य आर्ट हमने पढ़ा। मौर्य में फिर हमने देखा कि स्तूप है, सांची स्तूप है आपका। उसके बाद दीदारगंज की यक्षी है, परखम यक्ष है, उसके अलावा लायन कैपिटल है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि आपका शुंग पीरियड आ जाता है, शुंग एम्पायर आ जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं शुंग में बरहुत आपका स्तूप आ जाता है, अगेन अलग अलग से एक स्तूप आ जाता है। उसके अलावा फिर हम देखते हैं कि आपकी उदयगिरी खंडगिरी की केव्स आ जाती हैं, जो जैन समुदाय के जो लोग हैं, जैन सेक्ट्स के जो लोग हैं वो उनको डेडिकेटेड है, जो जैन मॉन्क हैं वो उनको डेडिकेटेड है। उसके अलावा फिर हम देखते हैं कि आपका आ जाता है अमरावती। अमरावती में आपका आ जाएगा अमरावती स्तूप। उसके अलावा फिर हम आ जाते हैं फर्स्ट सेंचुरी एडी में। सबसे पहली बार मतलब पहली बार ऐसा होता है कि जो बुद्ध है उनका स्कल्पचर बनना शुरू होता है, और बल्कि जो बुद्ध की जो इमेज है वो सबसे पहले आपकी कॉइन्स पे देखने को मिलती है, और उसके बाद फिर आपको स्कल्पचर्स में देखने को मिलता है बुद्ध। ठीक है, और फिर उसके बाद यहीं पर अब ये खत्म हो जाता है, जो इम्पोर्टेंट थे मैंने आपको बता दिए। तो अब उम्मीद है आपको समझ आया होगा, और है ना आगे आने वाली चीजें जो भी हम पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो यार हर चीज का ना, हर टॉपिक का बहुत लंबी स्टोरी है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, इसका क्या मतलब है, ये वो, और इतनी इंटरेस्टिंग है ना, बहुत ही मेस्मराइजिंग, मैं क्या बोलूं। आर्ट हिस्ट्री तो मतलब एकदम क्लोज टू हार्ट है, ये समझ लो। बहुत बहुत ज्यादा प्यार है मुझे इस सब्जेक्ट से। तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप भी थोड़ा बहुत कुछ सीख कर जाओ। और उसके अलावा फिर हम देखेंगे कि किस तरह से हमारे सबसे जो है फर्स्ट टाइम इंडिया में किस तरह से टेम्पल बनने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अभी तक हमको ऐसे कोई एविडेंस देखने को नहीं मिलते हैं, राइट। और जो जितने भी केव्स भी हम आगे देखेंगे, आपकी अजंता वगैरह आ जाएंगी, उसके जो म्यूरल्स हैं हम वो पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो बस यार आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। उम्मीद करते हैं कि आपको थोड़ा बहुत जो भी हमने कोशिश करी 2-4% अपनी तरफ से कि आपको समझ आ जाए। समझ आया होगा, नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, फिर से बता देंगे। अपना ही समझो, आपका ही चैनल है, यही समझो, और आप ही के लिए खोला गया है कि यार चलो ठीक है, थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा बच्चों को जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। लॉकडाउन चल रहा है, अभी थोड़ा टाइम भी है हम लोगों के पास, तो ठीक है, बस इसलिए कर रहे हैं। तो प्लीज ठीक है यार, जैसे भी हो बता देना और नोट डाउन करते रहना, दोबारा देख लेना वीडियो। और दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको फिर हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, फिर गुप्ता का ही नहीं, फिर आगे भी जाएंगे, पल्लव वल्लभ, ये सब सब राष्ट्रकूटा, सब और भी आगे केस आएंगे, इंपॉर्टेंट केस आएगी। फिर उसके बाद धीरे 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 धीरे, और अब कोशिश करेंगे क्योंकि एक्सप्लेन करने में बहुत ज्यादा चला जाता है, और मुझे ऐसा लगता है कि यार ठीक है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मुझे ये भी लगता है कि टाइम बहुत लिमिटेड है, और अभी कुछ कुछ नई चीजें भी आपको सुनने को मिल रही होंगी कि अच्छा यार ऐसे भी था, ये भी था। तो बस यही है कि कोशिश करिए कि सरल भाषा में हो जाए ताकि आपको और समझ आए। तो ठीक है, बस और तो कुछ नहीं बोलना मेरे को, और बस यही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और कोशिश करेंगे कि जितने भी
आपके मेन टेम्पल्स हैं उसके बारे में जान लें, जिस तरह से क्वेश्चंस आते हैं वो समझ लें। और अब आने वाले सेशंस में ना हमने एक सोचा है, एक मतलब कि जितने भी प्रीवियस ईयर की कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो हम स्क्रीन पे डाल देंगे। तो आप ना उनको जब सॉल्व करोगे कॉन्फिडेंस आएगा और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में उसके आंसर बताएंगे, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन डालेंगे ना, कुछ ऐसा कुछ नया तो नहीं होगा, जितना भी जो भी हमने अभी तक का पढ़ाया है उसी में से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। क्योंकि वही सारे जितना भी हम पढ़ा रहे हैं ना, ये सारे क्वेश्चंस पहले देखे गए हैं एग्जाम्स में, उसी के बेस पर हम आपको पढ़ा रहे हैं। और वही सारे क्वेश्चन जो है एग्जैक्टली जैसे आए थे वैसे ही हम आपको स्क्रीन पे डाल देंगे, ताकि आप भी प्रैक्टिस करते रहो। तो ठीक है, फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किशोर कलाकार से जुड़ने के लिए धन्यवाद।